हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वाकया मेरे साथ उन दिनों पेश आया जिन दिनों मैं बेरोजगार था। घर से रोजाना चित्रोल होती कि हट्टा कट्टा नकम्मा घर में चारपाई तोड़ता रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये वो लवाजमात थे जो तकरीबन घर के हर फर्द से मेरे लिए अदा होते रहते थे। बीए कंप्यूटर साइंसेज में करने के बाद भी मैं बेरोजगार था। मैंने कई जगह अप्लाई किया मगर नौकरी नहीं मिल रही थी। इसमें मेरा क्या कसूर था? दोनों बहनें मास्टर्स करके स्कूल में जॉब कर रही थीं। एक की तो सरकारी जॉब लग चुकी थी, लिहाजा उसकी अच्छी खासी वैल्यू थी घर में। छोटा भाई अभी मैट्रिक में था, इसलिए बड़ा होने के नाते वालिदैन मुझे ही हर वक्त लान तान करते रहते। उस दिन भी मैं मायूस अपने दोस्त जाफर की बैठक में बैठा था कि वो बोला, शहजाद देखो, इस तरह काम नहीं चलेगा। तो यार मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं? अगर नौकरी नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं झिल्ला कर बोला, नहीं, मायूसी बेगुनाह है। देखो मैं अमजद भाई से बात करता हूं, उनकी जॉब लगी है नई नई, हो सकता है अस्पताल में तुझे कहीं रखवा दें। वो मुझे दिलासा देते हुए बोला, किस किस्म की जॉब? मैंने पूछा। अरे कोई सी भी हो जाए, बस तुझे इससे क्या, सरकारी नौकरी मिल सकती है। अमजद भाई की अच्छी खासी दोस्ती है अपने सीनियर से। अरे यार अमजद भाई हैं, कोई मजाक थोड़ी है, किसी ना किसी जगह तुझे जरूर रखवा देंगे। अरे यार तो पहले ही बता दे उनको, हो सकता है अब तक मेरा काम हो चुका होता। मैंने उसे तकरीबन डांटते हुए कहा, तुम ऐसा करना कि रात को मेरे पास आना, मैं अमजद भाई से बात करूंगा, वो रात को आते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए। रात के वक्त मैं दोबारा अमजद की बैठक में मौजूद था। उसने बताया कि अमजद भाई अभी खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर हमारे पास ही बैठक में आ गए। अमजद मेरे बारे में पहले ही उनसे बात कर चुका था। मेरी तरफ देखकर कहने लगे, शहजाद क्या बात है, अभी तक तुम्हें नौकरी नहीं मिली? मैंने कहा, अमजद भाई बहुत कोशिश की मगर अभी तक किस्मत नहीं खुल रही। अच्छा तुम ऐसा करो, अपने कागजात मुझे दे देना, मैं कोशिश करता हूं। अस्पताल में तो टेक्निकल स्टाफ ही की जरूरत होती है जो किसी ना किसी शोबे में माहिर हो, मगर अकाउंटेंट और काउंटर पर भी किसी ना किसी की जरूरत होती है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी जगह लगवा दूं। मैंने खुशी खुशी अगले दिन कागजात उनके हवाले कर दिए। कागजात देकर मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, मगर फिर भी दिल में कहीं आस मौजूद थी कि वो मेरा काम कर देंगे। मेरा दोस्त जाफर भी मुझे तसल्ली दे रहा था। इसी तगो-दो में तकरीबन 1 महीना गुजर गया। इस दौरान मैंने 1-2 मरतबा जाफर से पूछा तो उसने बताया कि अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने खुद भी अमजद भाई से बात नहीं की, मगर उम्मीद थी कि कोई बेहतरी ही होगी। और उस दिन फिर मुझे जाफर ने खुशखबरी सुनाई कि मेरी नौकरी हो चुकी है। कहाँ है, कैसी नौकरी है और तनख्वाह कितनी है? मैंने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। अरे यार मुझे नहीं मालूम, बस अमजद भाई ने इतना बताया कि शहजाद की नौकरी का बंदोबस्त हो गया है। तुम इस तरह करना कि आज रात हमारे घर आना, फिर हम अमजद भाई से बैठकर सारी बात करेंगे। रात को मैं उनके घर गया तो अमजद भाई बड़ी खुशदिली से मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी नौकरी हो चुकी थी। मुझे बैक वक्त काउंटर और अकाउंटेंट दोनों का काम करना था। एक छोटे से कस्बे में नया नया अस्पताल खुला था जहां सिर्फ एक डॉक्टर और 2-3 और अफराद थे, जहां अभी तक काउंटर और अकाउंटेंट की सीट खाली थी। फिलहाल वहां पर 2 बंदों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता था, इसलिए दोनों काम मुझे ही सरंजाम देने थे। मैं बहुत खुश हुआ। फिलहाल नौकरी पक्की नहीं थी, मगर आगे चलकर पक्की हो सकती थी। तनख्वाह भी माकूल थी, मगर जिस मसले की तरफ अमजद भाई ने मेरा ध्यान दिलाया उसकी तरफ मेरा अभी तक गौर नहीं था। कस्बा घर से जरा दूर था और रोजाना जाने में मसला था, इसलिए मुझे वहीं पर रिहाइश रखनी थी। रसूल नगर में नया नया अस्पताल खुला था। मोटरसाइकिल मेरे पास मौजूद थी, मगर क्या इतना सफर आने जाने के लिए काफी था? पेट्रोल के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए था। क्या मेरी तनख्वाह कितनी हो सकती थी कि मैं इसमें आसानी से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकता? सारे सवालात मेरे जहन में जन्म ले रहे थे। अमजद भाई ने 2 दिन बाद मुझे एक लेटर दिया और रसूल नगर जाकर नौकरी का आगाज करने का कह दिया।
लेटर हाथ में आते ही मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने घर वालों को बताया तो घर वाले भी हैरान रह गए। तनख्वाह भी माकूल थी, मगर जब मैंने बताया कि मुझे रसूल नगर रोज आना जाना होगा या वहीं रहना होगा तो ये सुनकर माँ बाप और बहन भाई परेशान हो गए। जो कुछ भी था बेशक वो मुझे ताने मारते, मगर मेरे घर से दूर रहने पर राजी नहीं थे। मगर नौकरी के हसूल में जितनी जिलालत मेरी हो चुकी थी, मैं उस नौकरी को किसी सूरत हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। अगले दिन मैंने रख्ते सफर बांधा और मोटरसाइकिल लेकर रसूल नगर चल पड़ा। 2-3 कपड़ों के जोड़े मेरे पास थे और कुछ जरूरी सामान। अगर रिहाइश रखनी पड़ी तो ठीक, वरना वापस आ जाया करूंगा। रसूल नगर एक छोटा सा कस्बा था। कस्बा क्या था बल्कि गांव ही समझ लें, जहां थोड़ा अरसा पहले ही किसी ने अपनी तरफ से जमीन अतिया के तौर पर दी थी, जिस पर सरकारी अस्पताल बनाया गया। अस्पताल छोटा सा और सादा सी बिल्डिंग थी। अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर था जो दूसरे शहर से रोज अपनी कार पर आता था। उसके अलावा एक चौकीदार और एक नर्स थी। नर्स मकामी कस्बे की थी और चौकीदार भी करीबी आबादी का था। सिर्फ डॉक्टर साहब दूसरी जगह से आते और या मैं दूसरे शहर से यहां पर आया था। चौकीदार ने मुझे सारा अस्पताल घुमाकर दिखाया और फिर मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो अस्पताल के मेन दरवाजे के पास ही था, जहां पर एक छोटा सा काउंटर लगाया गया था। वहीं पर बैठकर मुझे आने जाने वाले मरीजों के लिए रसीद बनाना और अस्पताल के वाजिबात का हिसाब रखना था। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि अस्पताल में मैं अकेला इंचार्ज था। डॉक्टर साहब आए, उनसे मेरा तारुफ हुआ। उधेड़ उम्र के संजीदा से इंसान थे। डॉक्टर सफदर ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने मेरे साथ रस्मी सी बातचीत की और मुझे अपना काम बखूबी और बाएहसन तरीके से अंजाम करने के लिए चंद नसीहतें की और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। मैंने काउंटर संभाल लिया। काउंटर पर चंद एक कागजात, रसीदें और 1-2 रजिस्टर खाते के लिए रखे गए थे। गांव का माहौल ऐसा था, इसलिए वहां पर कंप्यूटर वगैरह नहीं था। सारा काम मुझे तहरीरी तौर पर ही करना था। गांव में आने वाले मरीजों की तादाद बहुत कम थी। डॉक्टर साहब भी ड्यूटी के लिए बहुत कम वक्त देते और जिस वक्त डॉक्टर साहब चले जाते उस वक्त के बाद मेरा काम खत्म हो जाता था। अस्पताल में वैसे तो मरीजों को चेकअप करने के साथ साथ दाखिल करने के लिए भी इंतजाम था। कमरे मौजूद थे, मगर स्टाफ और दीगर सहूलतें न होने की वजह से हम यहां पर मरीजों को दाखिल नहीं करते थे। चंद जरूरी दवाएं पास से देकर उन्हें रुखसत कर देते। अगर कोई केस ज्यादा पेचीदा होता तो उसे शहर की तरफ भेज दिया जाता। गांव वाले तो इस बात पर बहुत खुश थे कि चलो अस्पताल तो खुला। पहले दिन मैं मोटरसाइकिल पर वापस अपने घर आ गया। आने जाने में बहुत वक्त सर्फ हुआ, मगर मैं खुश था कि चलो मेरे पास मोटरसाइकिल तो मौजूद है, मैं इसी पर आया जाया करूंगा। मोटरसाइकिल का खर्चा निकाल कर भी मेरे पास काफी रकम बच सकती थी। कपड़े वगैरह मैं वहीं पर रखाया। अस्पताल के एक कमरे में चारपाई और बिस्तर का इंतजाम मौजूद था। घर वालों ने पूछा तो मैं नौकरी अच्छी है कहकर उन्हें मुतमईन कर दिया, मगर वो परेशान थे। अम्मा, कुछ अरसा मैं नौकरी कर लेता हूं, उम्मीद है इस दौरान मेरी शहर में ट्रांसफर हो जाएगी। नौकरी सरकारी है, पक्की होने के चांस भी हैं। मैं काफी थक गया था। मोटरसाइकिल पर 50-60 किलोमीटर का सफर थका देने वाला था। जाफर, शुक्रिया यार, अमजद भाई ने मुझ पर बहुत एहसान किया। अरे यार कोई बात नहीं, ये बता आने जाने में कोई मसला तो नहीं। मैंने शुक्रिया अदा किया तो जाफर ने जवाबन पूछा, हाँ यार फिलहाल मोटरसाइकिल पर आ जा रहा हूं। मैंने जाफर को बताया कि यार थकावट बहुत हो जाती है। आज मैं सोच रहा था कि 1-2 रोज मैं वहीं रह जाया करूं और 1-2 दिन बाद वापस आ जाया करूं। बस इसी तरह मिला के कुछ वक्त गुजार लूं। हो सकता है फिर मेरा तबादला शहर में कहीं हो जाए। अगर ना हुआ तो फिर अमजद भाई से कहूंगा, वो अपने ताल्लुकात के जोर पर मुझे वापस शहर में कहीं लगवा देंगे। जाफर ने मुझे तसल्ली दी। अगले दिन मैं दोबारा अपनी नौकरी पर चल पड़ा। डॉक्टर साहब वैसे तो दिन के 2 बजे तक के लिए आते थे, मगर कई मर्तबा वो सुबह आने में भी देर कर देते और शाम को जाने में भी जल्दी कर देते। मुझे चंद ही दिन में अंदाजा हो गया कि डॉक्टर साहब 10 बजे के बाद ही आते हैं। हालांकि उनके आने का वक्त सुबह 8 बजे था। इस लिहाज से मैंने भी घर से देर से निकलना शुरू कर दिया और शाम को उनके जाने के बाद मैं भी घर के लिए निकल पड़ता।
उस दिन मैं अस्पताल पहुंचा तो मौसम बहुत खराब था, मगर शुक्र है मेरे पहुंचने तक बारिश नहीं हुई थी। मगर मैं अस्पताल पहुंचा तो उसके बाद ऐसी जोरों की बारिश आई कि हर तरफ जल थल हो गया। डॉक्टर साहब ने तो गाड़ी में आना था, उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी, वो भी अपने वक्त पर ही पहुंच गए। छतरी थामे अंदर दाखिल हुए और मैंने उठकर सलाम किया। उन्होंने सर हिलाकर जवाब दिया और सीधे अपने कमरे में चले गए। अस्पताल में चौकीदार था या मैं। बारिश में फिलहाल कोई मरीज नहीं आया था। हम दोनों भी पुरसुकून बैठे बारिश का मजा ले रहे थे कि अचानक एक औरत 7-8 साल की बच्ची का हाथ पकड़े भीगती हुई अंदर दाखिल हुई और सीधी मेरे काउंटर पर आई और कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लो, इसको बहुत तेज बुखार है। मैंने बच्ची को गौर से देखा। मासूम सी बच्ची औरत का हाथ थामे खड़ी थी। उसके सर से पांव तक पानी टपक रहा था। बीबी, क्या तुम अक्लमंद हो जो इस तेज बारिश में लेकर निकल पड़ी? अगर निकलना ही था तो बारिश से तो बचाती। इसीलिए कह रही हूं कि खुदा के लिए इसे जल्दी से डॉक्टर साहब से चेक करवा दें, इसको बहुत तेज बुखार है। मैंने बच्ची की नब्ज पकड़कर चेक की तो वाकई इसको बहुत तेज बुखार था। मैंने उसका नाम पूछा। नरगिस नाम है जी मेरा, औरत ने बताया। अरे बीबी, बच्ची का नाम बताओ। महानूर, वो बोली तो मैंने उसका नाम लिखा और जल्दी से पर्ची बनाकर उसे दी और उसे लेकर डॉक्टर साहब के कमरे की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर साहब ने बच्ची को चेक किया और दवा दे दी। औरत दुआएं देती हुई बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा, दवा इसे दोपहर से पहले पिला देना, फिर इसके बाद रात के वक्त। बाहर बारिश बहुत जोरों की थी। औरत बच्ची को लेकर वहीं बेंच पर बैठ गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बच्ची का बुखार बहुत तेज था। औरत ने मुझसे पानी मांगा कि बच्ची को वहीं दवा पिला सके। मैंने उसे पानी का गिलास दिया और उसने बच्ची को दवा पिला दी। औरत का ख्याल था कि बच्ची का बुखार बहुत तेज है, इसलिए दवा देने में देर नहीं करनी चाहिए। दवाएं देकर वो पुरसुकून होकर बेंच पर बैठ गई और बारिश थमने का इंतजार करने लगी। 1 से 1.5 घंटा गुजर गया मगर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। साथ ही साथ औरत बच्ची के माथे पर हाथ लगाकर बार बार उसका बुखार देख रही थी, मगर बच्ची का बुखार था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक बच्ची पर गनुदगी तारी होने लगी। औरत ये देखकर घबरा गई। मेरे देखते ही देखते बच्ची बेहोश होकर बेंच पर ही लेट गई। औरत घबरा कर उठी और मुझे कहने लगी, इसे क्या हो गया है? इसे डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। औरत बच्ची को नहीं उठा सकती थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बच्ची को उठाया और उसे साथ लेकर डॉक्टर साहब के कमरे में ले आया। मरीज कोई मौजूद नहीं था। डॉक्टर साहब ने औरत को देखा तो गुस्से से बोले, तुम अभी तक यहीं मौजूद हो, इसे लेकर घर नहीं गई? जवाब में उसने कहा, डॉक्टर साहब बाहर बारिश बहुत तेज है, इसलिए मैं बच्ची को लेकर यहीं बैठ गई और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी और मैंने बच्ची को दवा पिला दी थी, मगर देखें इसे क्या हो गया है, ये बेहोश हो चुकी है। डॉक्टर ने बच्ची को बिस्तर पर लिटाकर उसे चेक किया। डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। बच्ची मर चुकी थी। मैंने जल्दी से औरत से दवाई की शीशी लेकर देखी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जो सिरप डॉक्टर साहब ने दिया था उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। ना ही डॉक्टर साहब ने गौर किया और ना ही उस औरत ने। न जाने वो दवा थी या जहर बन चुका था जिसने फौरी तौर पर असर किया और बच्ची की मौत वाक़या हो गई। औरत परेशानी के आलम में कभी मेरी तरफ और कभी डॉक्टर की तरफ देख रही थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि शायद दवा देने में कोई गलती हो गई जिसकी वजह से उसकी बच्ची की जान खतरे में थी। जब डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि वो मर चुकी है तो औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर साहब को गिरेबान से पकड़ लिया और झंझोड़ने लगी। डॉक्टर साहब इस सूरत हाल से घबरा गए। उन्होंने औरत को पीछे करने की कोशिश की और गुस्से से बोले, बीबी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमने दवा ठीक दी थी। अगर दवाई यहाँ पर डेट एक्सपायर आ गई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। औरत बदस्तूर ओल फोल बक रही थी और डॉक्टर को गालियां निकाल रही थी और बुरा भला कह रही थी। तुमने दवाई दी है और तुम्हें देखना चाहिए था कि दवाई सही है या नहीं। औरत बदस्तूर रो रही थी और चीखें मार रही थी। डॉक्टर का गिरेबान नहीं छोड़ रही थी। डॉक्टर ने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और लहराकर गिर पड़ी। औरत धड़ाम की आवाज के साथ ही गिरी। मेरा ख्याल था कि शायद वो उठेगी,
मगर वो वहीं बेसुध हो गई। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला, इसे देखो क्या हुआ है। मैंने नीचे बैठकर उसको सीधा किया और बोला, डॉक्टर साहब ये बेहोश है। डॉक्टर ने झुककर उसकी नब्ज देखी, नब्ज चल रही थी। डॉक्टर पुरसोच अंदाज में बोला, हाँ बेहोश है। अगर ये होश में आ गई तो हमारे लिए खतरा है। जी, मैं हैरत से बोला, हाँ देखो इसकी बच्ची मर चुकी है और उसका सारा केस हम पर पड़ सकता है। देखो मेरे साथ साथ तुम भी फंस सकते हो, दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। दवाई अगर गलत थी, एक्सपायर थी तो देखना हमारा काम था, मगर जो होना था वो तो हो चुका। मगर डॉक्टर साहब दवा तो मैंने कुछ दिन पहले चेक की थी, ठीक थी, इस पर तारीख चंद दिन की बाकी थी। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मगर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि बच्ची की मौत क्यों हुई। क्या उसे ज्यादा ठंड लग गई, या दवाई एक्सपायर थी, या हमारे पानी में कुछ था। मगर वो दवाई एक्सपायर जरूर थी और ये बात हमारे हक में नहीं जाती, बल्कि हमारे खिलाफ है। वो दवा देने के जिम्मेदार हम ही हैं, मगर ये औरत हर सूरत हमें मरवाएगी, इसलिए बात हम दोनों तक महदूद है। तो फिर डॉक्टर साहब, मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। रुको, डॉक्टर सफदर ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और मुड़कर बोले, सरवर बाहर मौजूद है। जी मौजूद है, मैंने बताया। सरवर हमारे चौकीदार का नाम था। डॉक्टर ने कहा, देखो शहजाद, इस औरत का जिंदा बच जाना हमारे लिए ठीक नहीं, इसे यहीं खत्म कर देते हैं, वरना हम पर बच्ची के कत्ल का केस बन जाएगा। चलो इसे ठिकाने लगा दें। डॉक्टर की बात सुनकर जैसे मैं सुन होकर रह गया। जारी है कहानी रात की कहानी। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।